नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। तो आज इसी आईपा के माध्यम से मैं पहुंची हूं मेरठ, और हमारे साथ मेरठ में एक खासियत इस वक्त मौजूद हैं जो कि मेरठ हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। और सबसे खास बात कि लगातार 15 साल से जनता का प्यार उन्हें मिलता रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत भी और धन्यवाद। राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि सरगर्मियां बड़ी तेज हैं और अभी चुनाव भी होने वाले हैं। 10 फरवरी से शुरुआत होगी। अभी सर योगी है तो मुमकिन है कहा जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए योगी जी का एक प्रोफाइल बना है और प्रोफाइल ऐसे ही नहीं बनता है। उसके लिए उसकी जो व्यक्ति की तपस्या होती है, मेहनत होती है, विजन होता है, उसके कारण से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसका प्रोफाइल बनता है। और यद्यपि योगी जी 5 बार संसद के अंदर सदस्य के रूप में रह चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने एक बहुत योगदान किया है, परंतु खास तौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस परिश्रम के साथ, जिस निरंतरता के साथ उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा की है। आप विभिन्न विषय हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित विषय हो, चाहे वो विकास से संबंधित विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, या कोरोना से युद्ध हो, या जो है हॉस्पिटल्स की सुविधाओं का विस्तार हो, खेल सुविधाओं का विस्तार हो, खेल का विश्वविद्यालय बनवाया, या और सारी बातें हैं। आप देखेंगे कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो या अन्य किसानों से संबंधित विषय हैं, इन सबके विषय में जो उन्होंने काम किया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 42 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश या तो पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर है। उसके कारण से उनकी एक छवि बनी है, इस निरंतर परिश्रम के कारण से। और वही योगी जी का व्यक्तित्व है, और उसके कारण से योगी जी हैं तो मुमकिन है, लोगों को लगता है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो वे काम कर सकते हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अग्रवाल जी बात करूंगी। अब मैं महिलाओं की बात करने वाली हूं क्योंकि महिलाओं के लिए लगातार योगी सरकार बात करती रही है, प्रयास करती रही है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, सुरक्षा से जुड़ी हो। अभी जिस तरह से कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और उसी के साथ 40% जो सीटें हैं महिलाओं को देने की बात की है, तो अभी ये माना जा रहा है कि राजनीति में महिलाओं को उतना आगे नहीं आने दिया जाता, और इसकी पहल कांग्रेस ने की है, जबकि दूसरी अन्य पार्टियों में इतनी प्रमुखता महिलाओं की नहीं। आप सहमत हैं? नहीं, कांग्रेस ने केवल नारा लगाया है, कांग्रेस ने पहल कुछ नहीं की है। कांग्रेस को जो अवसर मिला तो उसने कौन सा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया? महिलाओं के लिए काम किया तो मोदी जी ने किया। स्वच्छता का विषय, शौचालयों का विषय, महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। महिला सशक्तिकरण के विषय में आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा के अंदर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर यदि काम किया है तो मोदी जी सरकार ने किया, प्रदेश के अंदर योगी जी सरकार ने किया। हम कोई उदाहरण जरा, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली जो नेत्री हैं वो ये बता करके देखा उनका क्या प्रोफाइल है। वो उत्तर प्रदेश में नारा लगा रही है, पंजाब में वो क्या कर रही हैं, राजस्थान में वो क्या कर रही हैं, या इससे पहले जहाँ जहाँ उनका शासन तो उन्होंने क्या किया। बाहुबल और धनबल पर राजनीति खेली जाती है, ऐसा माना जाता है, और उसी के आधार पर जो है जीतने का पूरा प्रयास किया जाता है। आप तो राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं सर, अगर आपके स्कूल का भी हम अब तब से ही सक्रिय हैं खासकर, तो आप क्या मानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है जब जब चुनाव? नहीं, देखिए धनबल का और बाहुबल का प्रभाव तो रहा है, और बीच में बहुत अधिक बढ़ गया था। जो लोग चुनाव लड़ाने में अपनी भूमिका निभाते थे, बाद में खुद ही चुनाव लड़ने लगे। फिर बाद में ये बात भी आई कि अपराधी तत्वों का सफाया हो, कमी हो, पार्लियामेंट की छवि सुधरे, अन्य जो हमारे विधानमंडल दल हैं उनकी, विधानमंडल हैं उनकी छवि सुधरे, इसकी कोशिशें हुई। चुनाव आयोग ने भी कोशिश की, दलों ने भी कोशिश की, हमने बराबर मांग की भारतीय जनता पार्टी ने। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हम जब भी बातचीत करते रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया, तो कैसे देखते हैं आप इसे, अगर खासकर मेरठ के लिए कहा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी इसकी पहले समस्या रही। हमने लोगों से बातचीत की, वो लोग भी संतुष्ट हैं इस बात से कि अब जो हुआ बहुत बड़ा बदलाव। देखिए 2014 में पहली बार मैंने इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, और विस्तार से उठाया था। मैंने कहा था कि ये जो वाहनों की चोरी करके काटने का काम मेरठ के अंदर होता है, इसके अंदर अन्य अपराधी भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मामला हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का विषय हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती है। ऐसा मैंने विषय उठाया था, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं प्रतीक्षा करता रहा शायद कुछ हो। फिर 2016 में मैंने फिर एक बार पार्लियामेंट के अंदर उठाया, फिर कुछ नहीं हुआ। दोनों समय आपको ध्यान होगा श्रीमान अखिलेश यादव जी की प्रदेश के अंदर सरकार थी। फिर 2017 में योगी जी की सरकार आई,
फिर मैंने 18-19 में उनको पत्र लिखे और 21 के अंदर तीसरी बार मैंने लोकसभा के अंदर विषय उठाया और मैंने मांग की, क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसलिए किसी सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में कोई टीम बनाई जाए जो सारे प्रदेशों में तालमेल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब कार्रवाई हुई। मेरठ के अंदर इतना बड़ा कलंक यहाँ का धुला है, तो सवाल तो खड़ा होता ही है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर जो 2 बार विषय उठाया गया, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? जवाब तो देना चाहिए ना उनको। तो नहीं कार्रवाई की उन्होंने, कार्रवाई की हमारी सरकार ने। तो कारण साफ है, हम अपराधियों के साथ नहीं हैं, हम माफियाओं के साथ नहीं हैं, हम जनता के साथ हैं, जनता की सेवा के प्रति हम समर्पित हैं। मेरठ का जब नाम सामने आता है सर, क्योंकि इस वक्त हम मेरठ में बैठे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब मेरठ का जिक्र किया जाता था तो लोग डरते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लूटपाट, बहुत ज़्यादा अपराध होता था, क्राइम बहुत ज़्यादा था सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरठ में है, बहुत से और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अपराध होता है, लेकिन मेरठ से लोग दूर भागते थे। क्या अब ऐसी स्थिति है, या फिर अभी जो कार्यकाल रहा है योगी सरकार का उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है सर? बहुत परिवर्तन हुआ है। और देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई है। मैं जब 2009 में संसद में पहुंचा तो मैं अनुभव करता था कि मेरठ की छवि एक शानदार शहर के रूप में नहीं थी। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली इत्यादि की दृष्टि से भी वातावरण इतना बदल गया है कि जो लोग पहले मेरठ से औद्योगिक दृष्टि से पलायन करते थे, अब वो पुनः वापस आने लगे हैं। और मेरठ के अंदर विकास का ऐसा माहौल बना है, ऐसा विश्वास का माहौल बना है कि मेरठ निश्चित रूप से अगले आने वाले वर्षों के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अग्रवाल जी, थोड़ा विकास के मुद्दों की बात करते हैं। जब दिल्ली से मेरठ की तरफ हमने रुख किया तो हमें ये लगा कि तकरीबन शायद बहुत ज़्यादा समय हमें लगेगा, 2 ढाई 3 घंटे लेट हो जाएंगे। और लगातार मेरे सहयोगी से भी हम संपर्क में थे, लेकिन बड़ी जल्दी पहुंच गए। मैं बात कर रही हूँ एक्सप्रेसवे की, उसी से हम आए और ये माना जाता है कि उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत अच्छी बात ये है कि अब लोगों का समय बच गया, जो लोगों को दिल्ली रहना पड़ता था सिर्फ इसलिए कि हमारा समय जो बर्बाद होता है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरठ की एक बड़ी समस्या थी दिल्ली से कनेक्टिविटी। जब 1985 में एनसीआर बना, एनसीआरपी भी बना, तो यही इसकी कल्पना थी कि 100 किलोमीटर के दायरे के लोग आसानी से आएंगे जाएंगे और उनको दिल्ली रहने की मजबूरी नहीं होगी। वो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उन विषयों को उठाया, जैसा आपने कहा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना। इसके अलावा जो NH-24 है मेरठ से दिल्ली से लखनऊ वाला, उसको चौड़ीकरण हुआ, उस पर बहुत तेज़ी से लोग जा सकते हैं। मेरठ की तो चारों तरफ की जो कनेक्टिविटी, चाहे वो बागपत की तरफ जाएं, हम करनाल की तरफ जाएं, हम गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जाएं, या हम हापुड़ की तरफ जाएं, प्रत्येक दिशा के अंदर सड़कें बन रही हैं। विधानसभा के चुनाव होंगे और अब लोकसभा के चुनाव के लिए भी सर ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और ये माना जाता है कि विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल उसका है, उससे कहीं ना कहीं आगे की तस्वीर और साफ होती है। तो अभी क्या लगता है आपको, सेमीफाइनल में क्या बहुमत से सरकार आएगी या इस बार का मुकाबला थोड़ा कड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसा कड़ा मुकाबला है। देखिए, अभी हमने 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें सारे के सारे दल ने महागठबंधन बनाया था। उस वक्त तो बसपा भी साथ थी। हम तब भी 64 सीटें जीत करके लोकसभा के अंदर हमने अपनी सरकार बनाई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुकाबला है कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। चुनाव हमेशा एक चुनौती होती है, उस नाते हम गंभीरता के साथ उसके अंदर लगे हुए हैं, परंतु अपने कार्य के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर और अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर हम निश्चित रूप से इस बार पहले से भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। एक और बयान मुझे अभी याद आया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। आजकल उनके सपनों में राम आने लगे हैं। सर, आप भी इससे वाकिफ होंगे, ज़रा मैं समझना चाहूँगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, भगवान दर्शन देने लगते हैं, धर्म की राजनीति याद आने लगती है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि देखिए, अभी अयोध्या से सबने शुरुआत की थी, माफ़ी चाहूँगी, श्री कृष्ण का जिक्र उन्होंने किया था। इस पर आप क्या कहेंगे सर? धर्म की राजनीति माने अयोध्या से बसपा ने शुरुआत की, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की, हालांकि बीजेपी ने भी। श्री कृष्ण उनके सपने में क्यों आएंगे? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि श्री कृष्ण उनके सपने में हमें? अगर आएंगे भी तो उनको डांटेंगे ही कि ऐसा नालायक तू बालक निकला कि तुझको हमने अवसर दिया, तेरे पिताजी को अवसर दिया, तूने कुछ नहीं किया, तू तो कंस के वंश का निकला। तो यही सब होता होगा यदि आते भी होंगे वो। तो कंस को भी हमेशा कृष्ण दिखाई देते रहते थे, ये तो इतिहास है। कंस को तो हर जगह कृष्ण दिखाई देते रहते थे। तो मैं नहीं समझता इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ है। एक देखिए, काम जो व्यक्ति करता है उसकी एक विश्वसनीयता बनती है, उस विश्वसनीयता के आधार पर लोग उसके साथ खड़े होते हैं। उस प्रकार का काम, उस प्रकार की विश्वसनीयता अखिलेश यादव जी की नहीं है। उनको पर्याप्त अवसर उनकी पार्टी को, उनके पिताजी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी को खुद उनको दिया गया, बड़ी उम्मीदों से दिया गया। उस कसौटी पर वो खड़े नहीं उतरे और आज उनकी स्थिति ऐसी है
ऐसे छात्र की है जिसने साल भर पढ़ाई की नहीं है और इम्तान आते वक्त वो इधर उधर की बातें कर रहा है। पता चल जाएगा इम्तान के अंदर वो बुरी तरीके से फेल होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका भी सर इम्तिहान लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि 12 महीने हम काम करते रहे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं करते हैं, और मैंने ये भी कहा कि लोकसभा के लिए समय थोड़ा कम। अभी मेरठ को लेकर सर अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको अभी पूर्ण करना बाकी है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह का मास्टर प्लान है आगे? लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी मेरठ के लिए? देखिए, विकास तो हमेशा चलने वाली एक चीज़ होती है, विकास का काम कभी रुकता नहीं है। अब कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा संतुष्ट अपने को मान सकते हैं, परंतु इसके बाद भी शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, शहर के अंदर पानी की समस्या है, पानी की वाटर लॉगिंग की समस्या है। कुल मिलाकर क्षेत्र के अंदर पानी का स्तर नीचे जा रहा है। काली नदी जो सहायक नदी है गंगा की, उसकी एक समस्या है। इसी प्रकार से और कुछ विषय हैं, उनकी तरफ ध्यान दे करके खास तौर से उन पर कंसंट्रेट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुल मिलाकर के आर्थिक परिदृश्य भी बदलेगा और अन्य भी जो चीज़ें हैं मेरठ की वो ठीक होंगी, और मेरठ एक शानदार शहर के रूप में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर का सम्मान पुनः प्राप्त करेगा, और जहाँ से विकास का नया एक जो द्वार है वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए खुलेगा। आपने जो है जितने भी जनता के लिए आपने काम किए हैं वो भी सराहनीय हैं। एक संदेश क्या आप जनता के लिए देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव का समय चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा सबसे कि मतदान के लिए स्वयं को तैयार रखें, और कोरोना का संकट है इसका भी ध्यान रखें। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत आक्रामक गति से आगे बढ़ रही है। सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथों को दूरी बना करके रखें, और कुल मिलाकर के चुनाव आयोग के द्वारा जो एक निर्देश दिए गए उनका पालन करते हुए चुनाव प्रचार भी करें, परंतु मतदान के दिन निश्चित रूप से मत डालने के लिए आएँ, उस वक्त संकोच न करें, क्योंकि आपका ये मतदान ये प्रदेश का, देश का भविष्य बनाने वाला है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार सभी से प्रार्थना करता हूँ। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल, एक बार फिर योगी सरकार की वापसी होगी, इससे कितना आश्वस्त और बहुमत के साथ आएगी? पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो विकास के प्रति समर्पित है, जिसने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जिसने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है। किसी भी अंधे युग की ओर प्रदेश की सरकार लेकर के, प्रदेश की जनता लेकर के नहीं जाएगी स्वयं को, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी जी के मार्गदर्शन में, जो भी कहिए आप, उसके हम प्रदेश के अंदर एक पुनः बहुत मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा को समय देने के लिए, आईपा से बातचीत करने के लिए सर। और हमारे साथ थे मेरठ हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद जो कि लगातार 15 साल से बरकरार हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी। इसी तरह फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।